Hello students, welcome to the online class. In this class we are going to cover the next chapter, that is photosynthesis. This is the first part of the chapter in which we are going to cover photosynthesis, importance of photosynthesis, structure of chloroplast, chlorophyll, photochemical act, raw materials for photosynthesis, and lastly leaf and stomata. Okay, so let's begin. First of all, photosynthesis. The green plants which makes their own food in the presence of water, carbon dioxide and light is called photosynthesis. Photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स मीन्स जो कि आपके हेल्दी प्लांट्स हैं, ग्रीन इन कलर हैं, जिनकी लीव्स और स्टेम्स ग्रीन हैं, दोज प्लांट्स हु कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर. ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है? द ग्रीन प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं? अपना खाना बना रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उनके लिए खाना कहीं से बन के नहीं आता, ना ही वो किसी होटल से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं. तो दे हैव टू मेक देयर फूड बाय देयर ओन. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस कि उन्होंने कढ़ाई ली, गैस ऑन किया और उस पर चढ़ाया और खाना बन गया. नो, इट्स अ केमिकल प्रोसेस. ये केमिकल प्रोसेस है. सर्टेन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरोफिल के अंदर दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है. ठीक है, द रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको शो हुई है कि 6 अमाउंट ऑफ CO2, यानी 6 अमाउंट में, 6 यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम, और उसी के साथ में सेम अमाउंट में 6 यूनिट में हम वाटर लेते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं. एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी उसमें लाइट की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है. तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? ग्लूकोज दे रहे हैं. क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं. ठीक है, C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज. ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि फूड होता है प्लांट्स का. किसका होता है ये? फूड ऑफ द प्लांट. ग्लूकोज फूड ऑफ द प्लांट होता है. ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बन रही है, जो कि अलग से बनती है, और वो क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उस प्लांट से बाहर निकल जाती है. ठीक है ना, लिबरेट हो जाती है. ओके, सो दे गिव ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. ठीक है, so this method is called as your photosynthesis. Okay, the next is importance of photosynthesis. By this process green plants convert sun's energy into food for all living beings. इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सन की एनर्जी को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसे फूड में कन्वर्ट करते हैं. फूड क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, फॉर ऑल लिविंग बींग्स. अब क्योंकि वो अपने लिए फूड गेन कर रहे हैं, तो वो बड़े होंगे, हेल्दी होंगे, फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स देंगे. और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? कौन खाता है इन्हें? ह्यूमन बींग्स खाते हैं. ठीक है, लिविंग बींग्स होते हैं. आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गई, सारे के सारे किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना. तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, सन्स की एनर्जी को चेंज करके. एंड इनडायरेक्टली जो लिविंग बींग्स होते हैं वो उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. तो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिविंग बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. ये सबसे बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, जिसके कारण में ऑक्सीजन गैस हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में हर वक्त रहती है, यानी हर वक्त निकलती है. ठीक है, क्योंकि जब भी लाइट होती है दिन के समय में, एट द डे टाइम एवरी प्लांट इज मेकिंग देयर ओन फूड. ओके, सारे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. तो जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच वी कैन लिबरेट ऑक्सीजन. ओके, हेल्प्स टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर कांस्टेंट. अब
कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये जब ऑक्सीजन देते हैं तो वैसे ही एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो वी कैन नॉट ब्रीथ, इट becomes very suffocation for us to breathe. Okay, so for that they absorb the carbon dioxide and with that carbon dioxide they make food. वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपने लिए खाना बनाते हैं. ओके, तो दे हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas were produced by photosynthetic organism. आपके जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या बनाते हैं? हेल्प करते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ठीक है ना. तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अगर प्लांट्स आपके हेल्दी होंगे, ग्रो करेंगे, बड़े होंगे तो वो क्या, उनका जो उनसे क्या हमें कोल मिलेगा. ठीक है, नेचुरल गैस हमें ऑक्सीजन मिल रही है. ठीक है, तो ये सब हमारे कई चीज़ों में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, ऑल यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड बाय फोटोसिंथेसिस. जितने भी यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हमें मिलते हैं. क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा तो दे विल नॉट ग्रो, दे विल नॉट सर्वाइव एंड अल्टीमेटली द यूजफुल प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स लाइक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वो सब हमें कुछ भी नहीं मिलेंगी. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में होता है. ये हम सब जानते हैं, हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो किसके कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की हेल्प से होता है. क्लोरोफिल क्या होते हैं? आपके ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. ओके, सो द क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के साइट होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है. ठीक है, दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उनके पास में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. दे आर लोकेटेड इन द मीजोफिल सेल्स. कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? मीजोफिल सेल्स में होते हैं. ये मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? आपके लीफ में. लीफ में सर्टेन जो सेल्स होती है उन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स. ठीक है, इन बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस. लीफ के ऊपर वाली पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में, यानी ऊपर वाले जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, और नीचे वाले जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है जैसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? आपका ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो फाइंड इन गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा. और वो एक जगह और पाए जाते हैं जो कि गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा होता है. ठीक है ना, तो स्टोमेटा आपने लास्ट जो आपका चैप्टर उसमें भी स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा है कि दे आर बीन शेप्ड. आपका स्टोमेटा बीन शेप का होता है और बीन शेप्ड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके हम गार्ड सेल्स कहते हैं. इन गार्ड सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है आपका मेम्ब्रेन्स, सेकेंड होता है स्ट्रोमा और थर्ड होता है थैलाकॉइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये स्ट्रक्चर में ये जो आपका मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका ये जो ये वाला दिख रहा है ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है. दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन. ये आपकी जो डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है ये इनर मेम्ब्रेन है आपकी. ठीक है, आई शो हियर. सी इट इज़ डबल लेयर स्ट्रक्चर. ये क्या है? आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. क्लोरोप्लास्ट आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर में जो आप ऑरेंज पोर्शन दिख रहे हैं ये जो लिक्विड पोर्शन है इसके अंदर में लिक्विड, पूरी लिक्विड, कंप्लीटली लिक्विड भरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं या स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. क्या कहते हैं उसे? स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है, स्ट्रोमा के ऊपर ही मतलब स्ट्रोमा में ही आपके सर्टेन कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि आप जो कॉइन्स हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रखिए तो जो बिल्डिंग जो चेन तैयार होगी उसे हम उस तरीके का ही स्ट्रक्चर आपको कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा. दोज आर कॉल्ड एज
थैलाकॉइड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल कॉइन को हम थैलाकॉइड कहेंगे एंड ग्रुप ऑफ कॉइन्स को हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल कॉइन को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअली अगर हम एक कॉइन की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज थैलाकॉइड्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका लेबलिंग दिया हुआ कि एक सिंगल कॉइन ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। एंड ये पूरे ग्रुप को, यानी ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स 1 2 3 4, जैसे 4 थैलाकॉइड्स हैं एक लेयर में, एक लाइन में, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे ग्रेना। क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रेनास जो होते हैं सर्टेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पाइप्स होती हैं, आपने वाटर पाइप्स देखी होंगी कि सबके घरों में वाटर की सप्लाई होती है, तो वो सारे के सारे वाटर की सप्लाई, जो मेन सप्लाई होती है जिसे हम टंकी कहते हैं, जो मेन सप्लाई होती है जहाँ से पानी सबके घरों में आता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ से सर्टेन पाइप्स जाती हैं सबके घरों में, ठीक है ना। तो वैसे ही हर वो मेन पाइपलाइन जो होती है वो सबके घरों में पाइप्स को जोड़ती है और पानी का सर्कुलेशन होता है, पानी जो होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जितने आपके थैलाकॉइड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ग्रेनाज हैं, वो ग्रेनाज एक दूसरे से किससे के साथ जुड़े हुए होते हैं, सर्टेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। आप ये डायग्राम्स में देख सकते हैं, ग्रीन कलर की पाइप्स दिख रही हैं आपको। ये सारे के सारे जैसे वेन्स होती हैं वैसे ही पाइप्स हैं, एक दूसरे को, सारे ग्रेनाज को एक साथ जोड़ी हुई हैं। इनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में प्रेजेंट है इसलिए हम स्ट्रोमा और लैमिला, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है आपका, स्ट्रोमा लैमिला, ये आपका दिया हुआ स्ट्रोमा लैमिला कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स 2 होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरी होती है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर में कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रेना जो होते हैं पाइप्स के साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ में। इन पाइप्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, जिसके कारण में प्लांट आपका ग्रीन कलर का दिखता है। यानी क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, so this is all about chloroplast and its structure. The next one is chlorophyll. Now the green pigment found in plants are called as chlorophyll. जो green pigments होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि प्लांट से पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इन द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं कि ये जो आपके थैलाकॉइड्स हैं, ये जो आपके थैलाकॉइड्स हैं, ये जो आपके थैलाकॉइड्स है, इसके अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर था, ये थैलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। इन्हीं थैलाकॉइड्स के अंदर में ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका थैलाकॉइड दिख रहा है, इनके अंदर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। सो क्लोरोफिल जो होता है वो थैलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वही है आपका कि द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ये आपके प्लांट में पाया जाता है, थैलाकॉइड्स के अंदर में होता है। दे आर फाउंड इन द थैलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दे आर टू सेंसिटिव टू लाइट बट टू मच लाइट डिस्ट्रॉयड। ये क्या होते हैं, लाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है थोड़ी बहुत, ये क्या होते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, ठीक है। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है, दे स्टार्ट देयर वर्किंग, ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा लाइट इन पे पड़ जाती है तो मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल आपके डिस्ट्रॉय भी होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि पहले एप्पल जब होता है तो ग्रीन कलर का होता है, क्यों, बिकॉज उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एट दैट टाइम, ठीक है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। पर जैसे ही वो रेगुलर सनलाइट के कांटेक्ट में आता रहता है, उस पर लाइट पड़ती रहती है, तो उसके जो क्लोरोफिल होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में क्या हो रही है, बहुत सेंसिटिव है लाइट के, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, ग्रीन कलर शो होने लगता है। पर जब बहुत ज़्यादा लाइट उन्हें पड़ती है तो वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ग्रीन कलर जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स रेड। वो किस कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है। जैसे क्लोरोफिल उस पर खत्म हो जाता है, वो रेड कलर का हमें दिखने लगता है, ठीक है। लीव्स में आपने देखा होगा कि पहले ग्रीन कलर की होती हैं, पर कुछ टाइम बाद वो येलो कलर की दिखने लगती हैं। क्यों, जब ग्रीन कलर की होती हैं
तो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दे आर हैविंग द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। पर जैसे ही लाइट उन पर क्लोरोफिल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ने लगती है तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में वहाँ से क्लोरोफिल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और जो लीफ होती है वो आपकी येलो कलर में चेंज हो जाती है, यानी सूखने लगती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं वो आपके 9 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। 9 डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ए बी सी डी, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी सी डी ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है ना। आपका 9 टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है ना। आउट ऑफ दीज, इनमें से जो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है वो सबसे ज़्यादा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और जैसे ही सनलाइट इस पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलती है तो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जो एनर्जी होती है लाइट की उसको क्लोरोफिल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे बिकम एक्टिव। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। पर टू मच हीट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब, जैसे बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है तो वो क्या होते हैं, वो ख़त्म, मतलब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोफिल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, क्लोरोफिल क्या होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फोटोकेमिकल एक्ट। फोटोकेमिकल एक्ट क्या होता है, द कन्वर्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल एक्ट। अब सनलाइट, जो सन से जो हीट आ रही है, जो लाइट आ रही है, दैट लाइट जो होती है उनमें क्या होता है, सोलर एनर्जी कंटेन करती है। वो लाइट या वो हीट क्या कंटेन करती है, सोलर एनर्जी, ठीक है ना। सोलर आपका सन को डिनोट कर रहा है, एनर्जी जो उसके लाइट में, उसके रेज में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल एक्ट। फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स केमिकल के उसमें उस लाइट में सर्टेन केमिकल्स की हेल्प से उसको चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल एक्ट। क्या कहते हैं उसे, फोटोकेमिकल एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अबाउट 250 मॉलिक्यूल्स जो क्लोरोफिल के होते हैं फॉर्म 1 क्वांटाजोम। ये क्या करते हैं कि 250 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक क्वांटाजोम बना लेते हैं, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट दिस क्वांटाजोम इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग एनी क्वांटम। ये क्या करते हैं कि ये जो क्वांटाजोम बन रहे हैं, 250 मॉलिक्यूल्स मिलकर के जो एक साथ क्वांटाजोम बना रहे हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे क्वांटाजोम जो होते हैं वो एक साथ मिलकर के सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल एक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो पहला रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स इज एटमॉस्फेयर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर से मिलता है। एटमॉस्फेयर में आपके कई तरह के गैसेस प्रेजेंट है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन इट फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, लैंड प्लांट्स तो एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन कर लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया भी कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के साथ ही आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। द सेकेंड रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज वाटर, ठीक है। सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है, वाटर। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है वो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। दिस सॉइल वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। देन एसेंट ऑफ सैप के मेथड से वो पूरे टिप तक, लीव्स तक, सब जगह पहुंचता है, ठीक है। जैसे वो लीव्स तक पहुंचेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो कंडक्ट होने लग जाएगा। ओके, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स द हीट ऑफ सन या फिर द लाइट ऑफ सन। जो सन से लाइट आ रही है, हीट आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के अंदर इन फोटोसिंथेसिस एक्चुअली द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में चेंज करें, और केमिकल एनर्जी में चेंज करना मीन्स
फूड में उसके प्लांट के फूड में को कन्वर्ट करना, ठीक है। एनर्जी को वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को प्लांट के लिए फूड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सोलर एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, जो आपके जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फ्रॉम द सनलाइट, एंड दिस एनर्जी, जो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट से, वो एनर्जी क्या होती है, यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी इसके हेल्प वो एनर्जी को क्या करते हैं, जो एनर्जी आपकी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रही है सन से, उस लाइट, वो लाइट क्या करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है, तोड़ती है, ठीक है ना। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। इन द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है, जिस प्रोसेस को हम, इसमें से क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस का ये सबसे पहला स्टेप होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना। अब ऑक्सीजन आपका अलग हो गया और जो हाइड्रोजन बच रहा है वो हाइड्रोजन यूज़ हो जाता है वापस आपके वापस यूज़ हो जाता है प्लांट्स के थ्रू क्या बनाने में, ग्लूकोज बनाने में, उसका फूड बनाने में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी, ओके। द नेक्स्ट इज लीफ एंड स्टोमेटा। लीफ एंड स्टोमेटा, लीफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, लीफ ही हेल्प कर रहा है फूड बनाने में, और लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है ना। क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि स्टोमेटा में आपके गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन गार्ड सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अ लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। आपका जो लीफ होता है उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला होता है पेटियोल और दूसरा होता है लेमिना। पहला क्या होता है आपका पेटियोल एंड दूसरा होता है लेमिना। सी दिस इज द स्टेम ब्रांच ऑफ द प्लांट। दिस स्मॉल ब्रांच, ये जो छोटी सी ब्रांच है जो कि मेन ब्रांच से निकल करके साइड में जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल। इसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज योर लीफ, ये आपकी लीफ है। ये जो आपका लीफ का जो ऊपर वाला डॉर्सल एरिया दिख रहा है, जो नीचे वाला वेंट्रल एरिया, ये जो चिकना वाला एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ऊपर वाली एपिडर्मिस क्या कहलाती है, लेमिना। इसे हम क्या कहते हैं, लेमिना, ठीक है। तो ये जो छोटी सी डंडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल, इसे हम पेटियोल कहते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज योर लेमिना, इसे हम लेमिना कहते हैं, ठीक है। इसके लेमिना के जो होता है, लेमिना के ऊपर में क्या होती है, सर्टेन छोटी छोटी रेज होती हैं, ठीक है ना। इस बीच वाली लाइन को हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं, मिड रिब, MID, मिड रिब, ठीक है। और ये जो छोटी मिड रिब से जो बगल में जो लाइंस गई हैं छोटी छोटी सी, दे आर कॉल्ड एज वेन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ जो होता है वो पेटियोल से अटैच्ड होता है। पेटियोल के बाद में जो पोर्शन स्टार्ट होता है लीफ का, जो हमें दिखना है ग्रीन कलर का दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिना, उसे हम लैमिना कहते हैं। लैमिना जो होता है, लैमिना के अंदर में पेटियोल ही आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है मिड रिब में, ठीक है ना। और मिड रिब से छोटी छोटी और रेज साइड्स में जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्स, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। इसे लीफ का स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके अंदर में कई सारे स्टोमेटाज होते हैं, और ये स्टोमेटाज जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो द मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अंडर गोज सेवरल एडाप्टेशन टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट सक्सेसफुली। तो लीफ क्या करता है, बहुत ही सक्सेसफुली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन करता है और पूरा करता है, ठीक है। नाउ स्टोमेटा, दीज आर द साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटास क्या होते हैं, ऐसा साइट होता है लीफ में जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दे आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स विद इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के लीफ के एपिडर्मिस पे, यानी लीफ के ऊपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटास, ठीक है ना। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई 2 गार्ड सेल्स। ईच स्टोमेटा क्या होते हैं, आपके 2 गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सी दिस इज योर कॉल्ड एज गार्ड सेल। इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड
गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ये आपका ओपन गार्ड सेल है और ये आपका क्लोज्ड है। यहाँ पे आपका क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है गार्ड सेल का, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, ठीक है। इन्हीं गार्ड सेल्स में ये जो आपकी ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। So each stomata is surrounded by two guard cells which are bean shaped in dicots and dumbbell shaped in monocots. डाइकॉट प्लांट्स में क्या होते हैं, आपके बीन शेप्ड के होते हैं, यानी इस तरीके से कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपको ये दिख रहा है डायग्राम में। पर अगर आपके मोनोकॉट्स हैं तो ये डम्बल शेप्ड के होते हैं। मोनोकॉट्स में कैसे होता है, आपका डम्बल शेप्ड के होते हैं, यानी ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है इनका बना हुआ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से डम्बल शेप के होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटास जो होते हैं डाइकॉट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं एंड मोनोकॉट में जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के बारे में हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ, ट्रांसपिरेशन में पढ़ा हुआ, फिर भी मैं इसका बता देती हूँ कि स्टोमेटास जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसकी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो जो गार्ड सेल्स में जितने आपके सेल्स, आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जब उसमें गार्ड सेल्स में जब आपका पानी भरने लगता है, जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स जब उसमें पूरी तरीके से भर जाते हैं तो क्या होता है, गार्ड सेल्स आपके टर्जिट हो जाते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं। और जैसे ही वो फूलते हैं तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, एक प्रेशर बनता है जिसके कारण में वो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ में खींचने लगते हैं, ठीक है। और उसका जो माउथ होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ओपन हो जाता है, ठीक है ना। बीच दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बीच वाला पोर्शन ओपन आता है। इस बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टोमा। इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये जो साइड वाले सेल्स हैं गार्ड सेल्स के इधर चारों तरफ में, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स पे जाते हैं। गार्ड सेल्स इनको एब्जॉर्ब करके फूलता चला जा रहा है, टर्जिट हो रहा है, टर्जिट गार्ड सेल्स हो रहे हैं। और इनमें क्या होता है कि फिर जब से फूलने लगते हैं तो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और बीच में एक स्पेस आ जाता है जिसे हम कहते हैं ओपन स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग कैसे होता है, आफ्टर दैट जैसे ही इनमें जैसे ही वो ओपन हुए तो उसमें से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में उस जो हीट को है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको यूज़ करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब किया ना उन्होंने, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तभी उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के कारण ही उनका ओपन हुआ है, स्टोमेटा गार्ड सेल्स ओपन हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो ओपन होते हैं सनलाइट जो होती है उनके ऊपर उनके अंदर आती है और वो सनलाइट जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही नाइट का टाइम आता है, लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, जब लाइट नहीं रहती तो स्टोमेटास क्या होते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसमें से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हो जाते हैं कम पड़ने लगते हैं और ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वापस सब्सिडरी सेल्स की तरफ में मूव करने लगते हैं, वापस सब्सिडरी सेल्स की तरफ में मूव करने लगते हैं और जो आपका स्टोमेटा गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाता है, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। इसमें आपका एक्चुअल में होता क्या है कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। इसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है गार्ड सेल्स में वही हेल्प करता है। जब अंदर जा रहा है वाटर तो क्या हो रहा है, वो टर्जिट हो रहा है, दरवाज़ा खुल जा रहा है, गार्ड सेल्स खुल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो बाहर आता है दरवाज़ा बंद हो जाता है गार्ड सेल्स का, आपका क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ में आ जाते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है टोटली गार्ड सेल्स के टर्जिट और फ्लैसिड कंडीशन पे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर कंसनट्रेशन यानी जो ग्लूकोज बन रहा है वो, और जो आपका ग्लूकोज का जो बनने का प्रोसेस होता है वो, और पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन, ये दो चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना।
शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब कंसंट्रेशन ऑफ शुगर यानी जैसे ही गार्ड सेल्स में शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है गार्ड सेल के अंदर में, तो वो क्या करते हैं, वो उस समय वाटर को, अब शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया, तो वाटर को ज़्यादा अमाउंट में वो एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और करते करते क्या होता है, वो फूलने लगते हैं, टर्जिट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो टर्जिट हो जाते हैं, आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है, गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, और आपका क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें जैसे ही उनका शुगर लेवल डाउन होने लगता है, यानी शुगर कम हो जाता है, वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि वाटर को वापस सेल्स पे भेजने लगते हैं कि अब हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं चाहिए, हमें वापस ले जाओ वापस ले जाओ वापस ले जाओ, तो वापस जाने लगते हैं वाटर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वाटर देते 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 वो श्रिंक करने लगते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया कि नाइट के समय में उनके पास में कोई भी ट्रांसपिरेशन मेथड नहीं होता है, इसी कारण में वाटर जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो वापस सेल्स की तरफ में बढ़ने लगता है जहाँ से वो आया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज here the chapter ends. This was the last slide. I hope the chapter is being clear to you. The नेक्स्ट पार्ट में हम आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम वो बताएंगे आपको। नेक्स्ट पार्ट में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, कैसे स्टोमेटा के अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। टिल नाउ दिस मच ओनली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।